हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10 से प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य कब होती है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाज्य होती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि जो भी संख्या अभाज्य होती है उसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरी वही संख्या होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं हम? तो गुणनखंड हम लोग पहले से जानते हैं कैसे करना है। 140 का गुणनखंड हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले यह 2 से विभाज्य होगा और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसमें और प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो वह 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है तो वह 3 है। अगर यह पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो उसका भी आंसर 2 है। तो चलिए हम गुणनखंड शुरू करते हैं। 2 से 140 को विभाजित करेंगे तो यहां हमें 70 प्राप्त होगा। फिर 2 से 35। फिर अब यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, अब हम इसे 5 से विभाज्य करेंगे तो 7 और 7 से यह 1। इस तरह देख रहे हैं कि यदि हम 140 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें 2, 2, 5 और 7 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं 140 का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि 2 बार आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है हमारा 156। 156 का हम अब गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यह 2 से विभाज्य होगा क्योंकि कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हम सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 7 14, 2 8 16। फिर यह 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि इसके इकाई के स्थान पे 9 है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 होगा और नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। अर्थात यह 3 से विभाजित होगा तो हम इसमें 3 से विभाजित इसे 3 से विभाजित करेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा और फिर 13 से विभाजित होगा 1 हो जाएगा। अर्थात हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो है 2, 2, 3 और 13। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से विभाज्य होगा ही, लेकिन उसके पहले एक बार इसके अंकों को जोड़ के देख लें तो 5, 2 7, 8 15, 3 18। 18 3 से विभाज्य है इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। हमें विभाज्यता के नियमों को भी जानना है। तो चलिए हम पहले इसमें 3 से विभाजित, तो चलिए हम इसे पहले 3 से विभाजित करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इकाई के स्थान पे 5 है, अब हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 8 40,
5 पचे 25, फिर 5 से 17, फिर 17 से 1, यानी हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो इसे हम देख रहे हैं कि 3 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है यानी 5 2 बार है, यानी 5 स्क्वायर इंटू 17, अर्थात यदि इन सब का इंटू करें तो हमें 3825 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और ये सभी जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका यही है। इस तरह से हम इसमें के बाकी प्रश्नों को देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 5005 है। 5005 जो आप देख पा रहे हैं, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम यहां गुणनखंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगा। तो हम इसे सबसे पहले 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 0 0 1, तो यह 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 10 से 7 जाएगा 3 30, 7 चौक 28, 2 आएगा और 1 आएगा 21, 7 तरीके 21। अब देखते हैं किससे विभाजित होता है। तो अब यह 11 से विभाजित होगा। 11 एकम 11, 3 आएगा 3 आएगा 33, 11 3 33, और यह फिर 13 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे यहां पर लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यह जो देख रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यह 5005 का अभाज्य गुणनखंड, यानी हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स है। अब जो अगला प्रश्न हमारा है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये किससे विभाज्य है। तो जब हम चेक करेंगे तो यह सीधे 17 से विभाज्य होगा। तो 17 से इसको विभाजित करेंगे। 7429 को 17 से विभाजित करेंगे तो हमारा 437 आएगा। फिर 437 में 19 से भाग जाएगा, यानी जब इसको 19 से विभाजित करेंगे तो 23 आएगा, और 23 से 23 को विभाजित करेंगे हमें 1 प्राप्त होगा। तो यह जो देख रहे हैं 17, 19 और 23, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि एक और इसी संख्या के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, यह इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और इसके लिए जो हमारा पहला प्रश्न है वह है 26 और 91। सबसे पहले हमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे 26 या 2 से विभाजित होगा, 13 फिर 13 से विभाजित होगा 1, और यहां हम 91 को विभाजित करेंगे तो यह 7 से विभाजित होगा 13, और 13 से विभाजित होगा 1। अब हम इस अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लिखते हैं कि एलसीएम बराबर, तो एलसीएम ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए क्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 13 बराबर 26, और इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 13 बराबर 91। तो यह आ गया। अब एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम का नियम होता है कि यदि संख्या एक ही तरह की दोनों में हो तो एक तरह की संख्या का बड़ी घात, अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो वो भी आती है।
तो जैसे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, हम 2 लेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो एक 13 लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम निकालते हैं तो उसे भी लेते हैं। अब जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें 182 प्राप्त होगा, और फिर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ बराबर होता है वैसी संख्या जो दोनों में हो। तो देख रहे हैं इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो 13 जो है इसका एचसीएफ होगा 13। तो हमने निकाल लिया एलसीएम जो 182 आया, और एचसीएफ जो हमें 13 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना आ रहा है, क्या वही मान एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो सही है। देखते हैं पहली संख्या हमारा क्या है। तो पहली संख्या है हमारा 26, दूसरी संख्या हमारा है 91, हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ है 182 और एचसीएफ प्राप्त हुआ है 13। अब हम 26 में 91 से गुणा कर देंगे, हमें 2366 प्राप्त होगा, और फिर इधर भी हम 182 में 13 से गुणा कर देंगे तो भी हमें बिल्कुल यानी 2366 यानी 2366 प्राप्त होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, बराबर संख्याएं हैं। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि यदि पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से गुणा कर दें और उससे जो लॉसा यानी एलसीएम जो आए और जो एचसीएफ आए उन दोनों का भी आपस में गुणनफल ज्ञात करें तो ये दोनों गुणनफल और यह दोनों गुणनफल आपस में समान होता है। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये मान आपस में समान होते हैं, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो फिर हम इसका अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं 510। इस तरह से हम 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 प्राप्त हो रहा है। तो हमने 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम जो नियम बताएं कि एक तरह की संख्याओं का बड़ी घात वाली संख्या, अर्थात देख रहे हैं इसमें 2 1 है, इसमें 2 बार है, तो हम यहां पर एलसीएम में 2 को 2 बार लेंगे, ये भी 2 खत्म। अब इसमें 3 एक बार है, इसमें नहीं है तो 3 भी लेंगे। नियम है कि जो नहीं रहता है यदि एक में है तो उसे लेते हैं। आगे यह 5 है, इधर भी नहीं है, 5 भी लेंगे। यहां 17 है, इधर नहीं है, 17 भी लेंगे। यहां 23 है, 23 भी लेंगे, और इन सबको गुणा कर देंगे। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही 510 और 92 का एलसीएम होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें 23,460 यह प्राप्त होता है। तो यही हमारा एलसीएम है। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका है कि वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, यानी 1 2 दोनों में है। तो 1 2 को पहले लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि और कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो हम देख रहे हैं 3 यहां है, यहां नहीं है, 5 यहां है, यहां नहीं है,
23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी अब कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो चलिए यह जो एचसीएफ हुआ इसका 2। अब हम चेक करेंगे कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए जांच करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम देखते हैं, या रखेंगे पहली संख्या हमारा है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92। इधर हमारा एचसीएफ 2 है और एलसीएम निकला है 23,460। 23,460, या जब हम इसे गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है इस तरह 510 में 92 से गुणा कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 46,920। जो इधर के गुणनफल यानी 2 से जब 23,460 में भी गुणा कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 46,920। इस तरह हम देख रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, और हम यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब हमारा अगला प्रश्न है 336 और 54। तो इसका हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, अब 7 से। कट गया, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब हम फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 से। अब यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से। यानी इसका अगर हम देखें तो यह गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। गुणा करेंगे तो यही आएगा 336। और यहां पर यह हमें प्राप्त हुआ है 2 गुणे 3 का पावर 3 बराबर 54। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का नियम है जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं कि यहां 2 है, यहां भी 2 है, 4 बार में है, यहां 1 बार है, यानी 1 बार 2 दोनों में है। तो यहां ले लेंगे 2 इंटू, उसके बाद देखेंगे कि और कोई संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं यहां 3, 1 बार 3 बार, यानी 1 बार 3 दोनों में है, तो 3 ले लेंगे। और कोई देखेंगे कोई है, तो अब कोई नहीं है, तो इसका गुण अब कोई नहीं है तो इसका गुणा कर देंगे, यानी 6। यानी 336 और 54 का एचसीएफ हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम हम पढ़े हैं कि यदि एक तरह की संख्या है तो बड़ी घात वाली संख्या, तो बड़ी घात 2 का पावर 4 यानी इसको ले लेंगे। फिर यहां देख रहे हैं कि 1 3 है, यहां 3 का पावर 3 है, तो बड़ी घात में यह है 3 का पावर 3, इसे ले लेंगे। अब 7 और यहां पे कुछ नहीं है तो 7 ले लेंगे। क्या बताया गया है कि अगर कोई संख्या एक में हो दूसरे में ना हो तो भी एलसीएम में उसे लेते हैं। अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे 3024। तो इसका गुणनफल होगा 3024। अब हम जांच करेंगे कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल हो रहा है क्या वह हमारे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहली संख्या 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 6 है और गुणे एलसीएम, एलसीएम हमारा 3024 है।
आपस में गुणा कर देंगे। यहां अगर बराबर है तो यहां पर या लिखते हैं, ये ध्यान देना है। आगे भी इस नियम को हमें प्रयोग करना है। अगर बीच में बराबर है तो यहाँ साइड में कभी भी या और का प्रयोग करते हैं, वो आर। चलिए इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसका गुणनफल होगा, अब इसमें जब दोनों में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 18,144, और यहां भी ये गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 18,144। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हुए। तो फिर यह सिद्ध हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, और इस प्रकार यह प्रूव। यदि यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी छात्रों तक पहुंच सके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।